राकेश, तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी को ऐसे घर क्यों ला रहे हो? कौन है ये? कहाँ से है? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? विमला ने अपने पति राकेश से पूछा। चुप रहो, धीरे बोलो। अगर वो बाहर सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। वो बेचारी कमज़ोर औरत लगती है। जंगल में कोई आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये औरत इतनी बुरी तरह से रो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर मैं वहाँ रुक गया तो देखा वो आदमी उस औरत को मारने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने जाकर उसे रोका तो वो तुरंत वहाँ से भाग गया। इस बेचारी औरत का अपना कोई नहीं लगता, क्योंकि रास्ते में जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है या फिर कोई घर वाले हैं या नहीं, तो वो बस चुपचाप रही और कुछ बोली ही नहीं। इसलिए अगर वो यहाँ रहेगी तो घर का काम करेगी और उसे कुछ पैसे मिलेंगे, 2 वक्त का खाना और रहने के लिए एक कमरा मिलेगा, तो वो ठीक रहेगी और तुम्हारा भी तो बहुत काम हो जाएगा। राकेश ने अपनी पत्नी विमला को समझाते हुए कहा। हो सकता है कि वो दुर्घटना की वजह से डरी हुई हो और कुछ भी कहने की स्थिति में ना हो। कल सुबह अपने घर वालों से बात करके उन्हें बता दे, है ना? विमला ने राकेश से कहा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो उसे घर छोड़ देंगे, समस्या हल हो गई। ठीक है, अब तुम खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है, राकेश ने कहा। उस औरत को भी बुला लो, उसे भी भूख लगी होगी ना, विमला ने कहा। जब राकेश नीचे गया तो देखा कि घर का कुत्ता उस औरत पर भौंक रहा था। क्योंकि वह औरत बिल्कुल अनजान थी, इसलिए राकेश ने उसे दरवाजे के बाहर खंबे से बांध दिया और चौकीदार से उसका ख्याल रखने को कहा। राकेश का बंगला बड़ा था, इसलिए उसने एक चौकीदार भी रखा हुआ था जो पीछे की तरफ रहता था। राकेश कुत्ते को बाहर बांधकर घर में आया। राकेश, वो कुछ नहीं बोलती, ना ही कुछ जवाब देती है। मैं कब से उसे खाने के लिए आवाज़ दे रही हूँ, विमला ने कहा। वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि अभी उसे भूख नहीं है, वो बाद में खा सकती है, इसलिए उसके लिए अलग से खाना निकाल दो और हमें अभी दे दो, क्योंकि मुझे जल्दी सोना है, राकेश ने आह भरते हुए कहा। दोनों ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए, लेकिन वो महिला अभी भी वहीं सोफे पर बैठी थी। तो विमला ने उसे बाद में खाने के लिए कहा और वो ऊपर चले गए। उस पल राकेश को एक ज़रूरी बात याद आई। वो ऑफिस में ही भूल गया था उसकी प्रोजेक्ट फाइल, जो कि पेन ड्राइव में थी। कारण ये था कि अगले दिन उस पर एक प्रेजेंटेशन देने का उसका कार्यक्रम था। घर से कार्यालय सिर्फ 7 किलोमीटर दूर था, बीच में 5 किलोमीटर का जंगल था। इसलिए अपनी पत्नी विमला को ये समझाकर और उसे ये कहकर कि वो जल्दी ही घर आ जाएगा, वो नीचे चला गया। महिला अभी भी वहीं पर बैठी थी। कुत्ते को बाहर बांध दिया और उसने अपनी बाइक निकाली और चौकीदार से कहा कि वो काम से बाहर जा रहा है, घर का ख्याल रखना। जंगल एरिया में उसने देखा कि एक आदमी और एक अघोड़ी अंधेरे में सड़क के बीच खड़े हैं और किसी से बात कर रहे हैं। और जब बाइक की हेडलाइट की रोशनी उस आदमी पर पड़ी तो राकेश चौंक गया, क्योंकि ये वही आदमी था जो उस महिला को मारने जा रहा था। वो तुरंत उनके पास गया और बाइक रोक दी। साले, तू अभी भी यहाँ खड़ा है? तू उस औरत को क्यों मारा था, बता? राकेश ने उस आदमी से कहा, जिसका नाम संजीव था। बाबा, इस हरामखोर ने मुझे उसे पीटने से रोका था, संजीव ने अघोड़ी बाबा से कहा। मूर्ख, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अघोड़ी बाबा ने राकेश से कहा। क्या कहा तुमने? तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? क्या तुम दोनों क्या षड्यंत्र कर रहे हो? तुम दोनों की शिकायत करनी पड़ेगी, राकेश ने धमकी भरे अंदाज में कहा।
ये सब तुम बाद में करते रहना, हमें उसका कोई डर नहीं। लेकिन ये बताओ कि तुम उस औरत को कहाँ ले गए? संजीव ने पूछा। वो मेरे घर में मेरी मेहमान बनकर आई है, राकेश ने कहा। ये तुमने क्या किया? तुमने अपने हाथों से अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। वो औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और तुमने उसे अपने घर में बना दी। आगे अघोड़ी ने बताया। ये संजीव भी उसकी मासूमियत का शिकार होकर बर्बाद हो गया और अपना परिवार खो बैठा। अगर मैंने उसे नहीं बचाया होता तो वो खुद भी आत्महत्या करने वाला था, और मैंने ही उसे मारने के लिए एक सुरक्षा कवच और एक जादुई खंजर दिया था। लेकिन उसके बीच में आकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम उस खंजर को खोजने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन तुम अब जल्दी करो और अपने परिवार को बचाओ, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। अघोड़ी बाबा ने ये सब कहा। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है, और मैं भी जल्दी में हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बाद में देखूँगा। ये कहकर राकेश तुरंत चला गया। जब राकेश ऑफिस गया और पेन ड्राइव लेकर घर लौटा तो गेट खुला था। वो जब अंदर गया तो खंबे के पास कुत्ते का खून और हड्डी मांस के टुकड़े पड़े थे। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसने अपनी पत्नी और चौकीदार का पूरा शरीर ऐसे देखा जैसे किसी ने किताब की तरह खोल दिया हो। त्वचा 2 टुकड़ों में फटी हुई थी और उनके शरीर के अंदरूनी अंग ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बाहर निकाला हो, लेकिन वो अंग भी गायब थे और फर्श खून से लथपथ था जैसे खून का तालाब हो। राकेश कुछ सोच पाता या कुछ प्रतिक्रिया करता इससे पहले ही किसी ने अचानक अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस पर झपट्टा मारा और एक ही झटके में राकेश का सिर धड़ से अलग हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जो सुनसान हाईवे पर चलती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। जो उसे लिफ्ट देता है उसकी मौत पक्की। मैं और मेरा परिवार एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। ये रात का वक्त था और हम एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ हमारी गाड़ी और घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ थे। हमें डर तो नहीं लग रहा था, पर माहौल कुछ अजीब सा था। गाड़ी के अंदर हम सब चुप थे, बस गाड़ी के इंजन की आवाज़ बाहर की खामोशी को तोड़ रहे थे। तभी हमें सड़क के किनारे एक महिला खड़ी दिखाई दी। वो हमें देखकर हाथ उठाकर रुकने का इशारा करने लगी। उसकी सूरत कुछ अजीब थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे नज़रअंदाज करूं। मैंने गाड़ी रोकी और वो महिला हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कोई बात थी, जैसे वो किसी और दुनिया से हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर कुछ काले धब्बे जैसे दिख रहे थे। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसने कहा। माँ और पापा चुप थे, शायद वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दादी माँ, जो हमेशा घर में चुपचाप बैठी रहती थे, वो चुपचाप गाड़ी में भी बैठे थे। उन्होंने अचानक कुछ देखा। दादी माँ की नज़रें उस महिला के पैरों पर जा टिकी और अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गए। वो उसके पैर उल्टे हैं। दादी माँ की आवाज़ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से दादी माँ की ओर देखा।
सच में उस महिला के पैर उल्टे थे, जैसे किसी जानवर के। मुझे अचानक एक खौफ सा महसूस हुआ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम तेजी से चलने लगे, लेकिन वो महिला बिना किसी आवाज़ के जैसे हवा में उड़ती हुई हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। हम डर के मारे कांप रहे थे, पर गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी वो महिला हमारी गाड़ी के पास आ गई। फिर हम सब ने महसूस किया कि वो महिला अब हमारे ऊपर कूद रहे थे। उसकी शक्ल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा भयानक और डरावना हो चुका था। उसके हाथों में नुकीले नाखून थे और उसकी आंखों में खून दिखाई दे रहा था। गाड़ी की छत पर वो जोर जोर से खटखटा रहे थे, जैसे वो किसी शिकार को अपनी चपेट में लेने का इंतज़ार कर रहे हो। मैं डर के मारे गाड़ी को और तेज चला रहा था, लेकिन वो महिला हमारे पीछे ही पड़ी हुई थे और किसी भी हाल में वो पीछा छोड़ने वाली नहीं थे। मैं घबराया हुआ था। दादी माँ की वो बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे, उसके पैर उल्टे हैं। यही बात मेरी जान बचाने वाली थी। हमारे रास्ते में एक मोड़ आया और जैसे ही हम उस मोड़ से मुड़े, हम सबको लगा कि वो महिला अब हमसे दूर जा चुकी है। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस मोड़ से निकली, हमारी आंखों के सामने वो महिला फिर से खड़ी थी। वो अब पूरी तरह से हमारे सामने थे। हम डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी अचानक सड़क के आखिर में एक लाइट दिखी। वो रास्ता पकड़ते हुए तेजी से हम लोग वहाँ पहुँचे और जैसे ही हाईवे ख़त्म हुआ, वो महिला या चुड़ैल, वो जो कोई भी थे, गायब हो गए। हम सबका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन हम सब बच गए थे। वो रात हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम समझ गए थे कि उस सुनसान हाईवे की चुड़ैल से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। मैं अपने मामा के गांव में छुट्टियां बिताने गया था, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बसा हुआ था। गांव बहुत शांत था और आसपास का माहौल बेहद सादा सरल था। कुछ दिन बिताने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव के बुजुर्गों से कुछ अजीब बातें सुनने लगे। वो हमें डराते हुए बताते थे कि पास के जंगल में एक डायन रहती है, जो रात के समय बच्चों को पकड़ कर ले जाती है और फिर उन्हें खा जाती है। गांव वालों ने हमें बार बार चेतावनी दी कि उस जंगल में कभी मत जाना, लेकिन हमें उस समय ये सारी बातें मजाक लगती थी। हम सब बच्चे थे। हम डर और उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करके ये तय कर चुके थे कि हम उस जंगल में अब ज़रूर जाएंगे। हमारे अंदर एक अजीब सी बहादुरी वाली भावना थी और डर को हम अपने दिल से बिल्कुल निकाल चुके थे। तो एक दिन हम सब सुबह सुबह तैयार होकर गांव वालों से बचते बचाते उस जंगल की ओर चल पड़े। गांव के बाहर उस जंगल में पेड़ों की छांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहाँ कोई नहीं है। पेड़ और झाड़ियाँ बहुत घनी थी और हवा में कुछ हल्की सी ठंडक थी। जंगल में कदम रखते ही हमें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते गए। जंगल में कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उसे अनसुना कर दिया। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, वो आवाज़ बढ़ती गई और फिर हम अचानक से रुक गए। किसी ने कहा कि एक धुआं सा दिखाई दिया। हम सभी एक जगह पर खड़े हो गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर किया। हमने जंगल में
कुछ घंटों तक घूमने के बाद महसूस किया कि हम रास्ता भटक गए हैं। जंगल इतना घना था कि हमें चारों तरफ अंधेरा सा लगने लगा। तभी अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हमारी रूह कांप गई। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खौफनाक जानवर की थी। हम वहीं चुपचाप खड़े थे, लेकिन आवाज़ और पास आती गई। फिर हमने एक काले कपड़े में एक औरत को देखा जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, बस भागने लगे। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और हमारे पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक रहे थे। हमारी सांसें तेज हो रहे थे और हम जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हमारी आंखों के सामने वही कटी फटी छाया दिखाई देती रही, जैसे हमें पकड़ने के लिए वो हमारे पीछे आ रही हो। हम डर से बेहोश हो रहे थे कि तभी अचानक गांव वाले हमारी तलाश करते हुए उस जंगल में पहुंचे। उन्होंने हमें आवाज़ दी और हम उनके पास दौड़ते हुए चले गए। वो हमें लेकर वापस गांव आए और फिर हमें बताया कि वो डायन वो सच में उस जंगल में रहती है। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले एक बच्चा उस जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हमें उस दिन समझ में आ गया था कि गांव वाले जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। हमने तय किया कि अब हम कभी भी उस जंगल में कदम नहीं रखेंगे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उस डायन के जंगल से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तीसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है, जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की।
थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा, क्या वो कहाँ? वो तो बहुत पुरानी कहानी है, क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहां से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी, खेत नहीं। लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया
और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है। अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। खैर, बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया।